व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? एनालिसिस होता किस लिए, किस वजह से होता है? ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम ह्यूमन में जितने डिसऑर्डर है जो उसके पिछले जनरेशन से चलते आ रहे हैं या उसकी फैमिली में कहीं ना कहीं कभी ना कभी थे, ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम लोग को एनालिसिस करना होता है, एंड दैट एनालिसिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। क्या एनालिसिस है? इट इज द एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर सेवरल ऑफ अ फैमिली। एक फैमिली के बहुत से जनरेशन में कौन कौन से कैरेक्टर्स चल रहे हैं, कौन कौन से कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं, कौन कौन से डिजीजेस ट्रांसमिट हो रही हैं, उनके बारे में जब हम एनालिसिस करते हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। क्यों किया जाता है ये इसलिए किया जाता है कि अगर हमारी फैमिली में कभी ना कभी किसी ना किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर हो, तो जो आने वाला बच्चा है उसको कहीं वो जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो जाए, उसकी पहले से ही हमको एनालिसिस करना होता है। ठीक है, उसके पैदा होने से पहले हम लोग ये डिसाइड देख लेते हैं कि कहीं इसमें भी वही जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये एनालिसिस शो करते हैं। ठीक है, एक फैमिली ट्री बनाते हैं हम इसमें, और उस फैमिली ट्री में हम दिखाते हैं इसमें से कौन से लोग डिजीज थे, कौन से लोग अनअफेक्टेड थे, और कौन से लोग कैरियर्स वगैरह थे। ठीक है, इस बारे में हम लोग कंप्लीट चीजें इसमें देते हैं। अब कौन कौन सी डिजीजेस होती है जिनके बारे में हमको पेडिग्री एनालिसिस से पता चल सकता है? वो डिजीजेस हैं जैसे हीमोफीलिया, ठीक है, और फिनाइल कीटोन यूरिया पीकेयू, और साथ ही में सिकल सेल एनीमिया, ये हम पढ़ चुके हैं सारी डिजीजेस। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मसल डिसऑर्डर है ये, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, और साथ ही में थैलेसीमिया। ठीक है, ये सारे के सारे जो क्या है, ये डिसऑर्डर्स हम लोग पेडिग्री एनालिसिस से, और भी बहुत है, इनसे हम पता लगा सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस से। ठीक है, कि आने वाले बच्चे में ये डिसऑर्डर तो नहीं है। ओके, या अगर पेरेंट्स में से किसी को इनमें से कोई डिसऑर्डर है तो कितने चांसेस है कि उनके बच्चों में भी ये होगा। ये सब चीज हम पहले से एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, आजकल बहुत से लोग जो है फैमिली प्लानिंग करते हैं, जब बच्चा प्लान करते हैं उससे पहले पेडिग्री एनालिसिस एक बार करवा लेते हैं कि भाई कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं चल रहा है हमारे पुश्तों में, हमारी फैमिली में कहीं कोई, जो हमारे बच्चे में ट्रांसफर ना हो जाए कहीं। ठीक है, होता क्या है इसमें कि बहुत सारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स मतलब ऐसे डिसऑर्डर्स जो बर्थ से पहले ही जो है हमारे बॉडी में होते हैं, ये डिसऑर्डर्स या जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ये इन शॉर्ट। ठीक है, ये जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, एक होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। डोमिनेंट डिसऑर्डर्स एंड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, थोड़ा थोड़ा हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों ही कंडीशन में हो सकता है। अगर इंडिविजुअल होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, दोनों ही कंडीशन में आपको जो डोमिनेंट डिसऑर्डर है वो शो हो सकता है। बट रिसेसिव डिसऑर्डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ तभी शो होगा जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव डिसऑर्डर शो नहीं होगा। ठीक है, या रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं होगा। ओके, तो जो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों ही कंडीशन में हो सकते हैं। दूसरी बात, जो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि इफ ऑफस्प्रिंग इफ इज अफेक्टेड, अगर उसमें ये मान लीजिए ये पेरेंट्स थे दो, ठीक है, और ये है उनके ये दो बच्चे, ठीक है, इन दोनों में से मान लीजिए ये वाला अफेक्टेड है। ठीक, तो इसमें बोला जाता है कि अगर ऑफस्प्रिंग में से कोई भी एक भी अगर अफेक्टेड है तो, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमल अगर एक भी अफेक्टेड है ऑफस्प्रिंग में से, डोमिनेंट डिसऑर्डर में अगर ऑफस्प्रिंग में से एटलीस्ट ओनली वन ऑफस्प्रिंग इज अफेक्टेड, ठीक है, तब हम ये बता सकते हैं कि एटलीस्ट वन पेरेंट मस्ट बी अफेक्टेड। अगर ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड आ रहा है उस डिसऑर्डर का, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि दोनों में से एटलीस्ट एक पेरेंट को तो ये डिसीज पक्का होगी। ये किस में होगा?
डोमिनेंट डिसऑर्डर में। पर रिसेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि अगर मान लो दोनों पेरेंट जो है वो अनइफेक्टेड है, दोनों पेरेंट को कोई बीमारी नहीं है, जो हम बीमारी के लिए पता लगा रहे हैं, मान लीजिए दोनों ही पेरेंट में वो बीमारी नहीं है, पर उनके एक ऑफस्प्रिंग में वो बीमारी आ गई, ठीक है, उनके क्या हो गए, एक ऑफस्प्रिंग में वो बीमारी आ गई, ठीक। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है वो इम्पॉसिबल होती है किसमें, रिसेसिव डिसऑर्डर में। तो रिसेसिव डिसऑर्डर में हम क्या बोलते हैं कि टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन नेवर प्रोड्यूस अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जैसे डोमिनेंट में हमने पढ़ा कि दोनों पेरेंट्स जो थे, उसमें हमने क्या पढ़ा कि हाँ ठीक है, अगर दो पेरेंट्स जो हैं उसमें से कोई एक भी अफेक्टेड है तो बच्चा अफेक्टेड होगा ही होगा, ठीक है। बट रिसेसिव में हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है तो दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स जो है वो कभी भी एक अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकते, उसके लिए कोई ना कोई एक को अफेक्टेड होना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात जो रिसेसिव में हम लोग पढ़ते हैं कि टू अफेक्टेड पेरेंट्स कैन नेवर प्रोड्यूस अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अगर दोनों ही पेरेंट्स अफेक्टेड है, दोनों ही पेरेंट्स क्या हैं, अफेक्टेड है, तो आप भूल जाओ कि कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दो ऑफस्प्रिंग है मान लो, तो दोनों में से एक तो पक्का ही अफेक्टेड होगा, बट इन केस ऑफ रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। डोमिनेंट डिसऑर्डर में क्या होता है कि दो अफेक्टेड पेरेंट जो है, दो अफेक्टेड पेरेंट जो है, अगर दोनों ही पेरेंट अफेक्टेड है तो क्या होगा इसमें कि एक ना एक उनको अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग भी देना पड़ेगा, ठीक है। दो अफेक्टेड पेरेंट जो है उनको एक ना एक अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग भी साथ में देना ही पड़ेगा, ओके। रिसेसिव में क्या हुआ कि रिसेसिव अपीयर ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। लड़का लड़की हो, कोई भी ऑफस्प्रिंग हो, इक्वली अफेक्टेड हो सकते हैं इससे, ठीक। बट डोमिनेंस जो है वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों ही कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीजें हो गई किसमें, डोमिनेंट और रिसेसिव डिसऑर्डर्स में, ठीक है। दोबारा से एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में। ये हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट। एक बार फटाफट पॉइंट वाइज रिवाइज कर लेते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जो होगा वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों ही कंडीशन में हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में डिसऑर्डर हो सकता है। दूसरा पॉइंट, टू अफेक्टेड पेरेंट्स मे नॉट कॉज डिसऑर्डर टू देयर ऑफस्प्रिंग। दो अफेक्टेड पेरेंट्स जो हैं, हो सकता है कि अपने ऑफस्प्रिंग में वो डिसऑर्डर कॉज ना कराएं, पर कुछ ना कुछ इफेक्ट जैसे कैरियर्स बन जाए उनके ऑफस्प्रिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, टू अफेक्टेड पेरेंट्स मस्ट गिव सम अफेक्ट टू देयर ऑफस्प्रिंग। कुछ ना कुछ अफेक्ट तो होगा ही ऑफस्प्रिंग पे। अगर दोनों ही पेरेंट जो हैं वो अफेक्टेड हैं तो उनके जो बच्चे हैं उसमें कुछ ना कुछ अफेक्ट तो जरूर आएगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड है, मतलब डिजीज्ड है ऑफस्प्रिंग, तो इससे हमको पता चल जाता है कि एटलीस्ट वन पेरेंट मस्ट बी अफेक्टेड। अगर ऑफस्प्रिंग जो है वो डिजीज्ड आ रहा है तो उससे हमको पता चल जाता है कि एटलीस्ट वन पेरेंट मस्ट बी अफेक्टेड और डिजीज, ठीक है। रिसेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि it is seen only in homozygous condition, first of all it is seen only in, it appears only in homozygous condition, जबकि डोमिनेंट होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस दोनों में ही अपीयर हो रही है, राइट। दूसरी चीज, जो रिसेसिव डिसऑर्डर है उसमें क्या होता है कि अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग में हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, शायद हो सकता है ये कि अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, दे मे हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स। हो सकता है उनके पेरेंट्स में से किसी को भी वो डिसऑर्डर ना हो, पर उनकी ऑफस्प्रिंग को हो गया, ठीक है। उनके पेरेंट्स में से किसी को भी वो डिसऑर्डर ना हो, बट ऑफस्प्रिंग को हो गया, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है रिसेसिव में। बट डोमिनेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं था। डोमिनेंट में क्या था, अगर तो ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, हम ये मान के ही चलते हैं दोनों में से पेरेंट तो पक्का, ठीक है। दूसरी बात कि अगर मान लो दोनों ही पेरेंट्स हैं, क्या हैं, दोनों ही पेरेंट्स हैं अफेक्टेड, दोनों ही पेरेंट्स क्या थे, अफेक्टेड, ठीक है। और इस कंडीशन में हम ये नहीं मान सकते कि रिसेस वाले में जो बच्चा प्रोड्यूस होगा या जो ऑफ प्रोड्यूस होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा, ऐसा हम नहीं मान सकते। कोई ना कोई ऑफस्प्रिंग उनका जरूर अफेक्टेड होगा, ठीक है।
ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है तो उसमें एक कंडीशन पॉसिबल हो सकती है कि ठीक है, अगर ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है तो चांसेस हैं कि हो सकता है दोनों पेरेंट्स ना अफेक्टेड हो, उसके ऐसे चांसेस है रिसेसिव में, डोमिनेंट में नहीं। साथ ही साथ अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बच्चा अनअफेक्टेड रहे। ठीक है, कोई ना कोई बच्चा तो अफेक्टेड होगा ही होगा, कोई भी, चाहे इनके मान लो 2 बच्चे हो, दोनों में से एक अफेक्टेड हो जाए। ठीक है, अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो। अगर दोनों पेरेंट्स नहीं अफेक्टेड तब भी बच्चे में वो डिजीज ठीक है, तो ये रिसेसिव में आपने पढ़ना है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक दो डिफरेंस था बस डोमिनेंट और रिसेसिव डिसऑर्डर्स में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको पेडिग्री एनालिसिस में पढ़ना है वो है अबाउट दिस साइंस एंड सिंबल्स, कि कौन कौन से यूज होते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। ठीक है, तो वो मैं आपको एक बार फटाफट दिखा देती हूँ कौन कौन से साइंस होते हैं। ये आप देख सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग ये सब साइंस वगैरह यूज करते हैं। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, अगर स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, और स्क्वायर जो वो खाली है, ठीक, तो उसको आप मान सकते हो दैट इज मेल, सर्कल इज फीमेल, और ये रोम्बोइड जो है ये है सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब पता ही नहीं क्या है। ठीक है, और जितने भी रेड कलर के आपको दिखेंगे दैट मीन्स दे आर अफेक्टेड, मतलब डिजीज इंडिविजुअल। ठीक है, जब आपको ये दिख रहा है यहाँ पे सिंगल लाइन बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो मतलब मेटिंग हुआ है। ठीक है, और जब आपको डबल लाइन दिखता है तो मतलब जो मेटिंग है वो रिलेटिव के बीच में हुआ है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है मेटिंग के बाद नीचे फ्लो चार्ट बन रहा है, उसमें एक फीमेल और मेल बच्चा आ रहा है, दैट मीन्स कि पेरेंट्स ने मेटिंग करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया है, ये साइन है। ठीक है, और ये जो साइन है इसमें आपको जो दिख रहा है, जो ऑफस्प्रिंग जब प्रोड्यूस हुआ रेड कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब जो पेरेंट्स थे वो अनअफेक्टेड थे, तो बच्चा जब पैदा हुआ वो अफेक्टेड था। ठीक है, ये रिसेसिव का दिखाया हुआ है। ओके, और ये जो लास्ट में दिखा हुआ है उसमें जैसे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना, जब तो उसमें लिख देते हैं ना बीच में इतने ऑफस्प्रिंग, वो इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑल दी ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, चलिए एक एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। ये पहला एग्जांपल जो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, डोमिनेंट में मैंने क्या कहा था आपको, अगर ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है तो एक ना एक पेरेंट तो जरूर अफेक्टेड होगा, वही दिखा हुआ है इसमें। ऑफस्प्रिंग देखो इसमें अफेक्टेड है। ठीक है, इनके कितने बच्चे हुए, ये पेरेंट्स ने आपस में मेट किया, मेट करने के बाद इनके कितने बच्चे हुए, एक लड़की, एक लड़का, एक लड़का, एक लड़की, 4 बच्चे हुए। ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हैं ये एक लड़के ने अपनी वाइफ जो होगी उस लड़के की, उसके साथ मीटिंग किया हुआ है, और ऐसे एक लड़की ने उसका जो हस्बैंड होगा उसके साथ मीटिंग किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो मदर थी, जो मम्मी थी, उस मम्मी को कोई ना कोई, ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का ही मान लो आप एग्जांपल, कि मम्मी को मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी थी डिजीज। ठीक है, मम्मी को थी, तो मम्मी के एक बेटे और एक बेटी में ये डिजीज दिखी। ठीक है, और मम्मी के एक बेटे और एक बेटी में ये डिजीज दिखी। राइट, ऐसे ही आप इसको आगे फर्दर देखो, उनकी एक बेटी के जिसमें डिजीज थी, उसकी जब शादी हुई तो उसकी शादी के बाद उस बेटी के हुए 3 बच्चे, उन 3 में से एक बच्चे को ये डिजीज फिर से थी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। आप देख सकते हैं ना कि ऑफस्प्रिंग में अगर डिजीज है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेरेंट्स में वो डिजीज ना हो। ठीक है, इसमें भी ये डिजीज है, और लास्ट में ये जो ऑफस्प्रिंग आपको दिख रहा है, इसकी मम्मी में भी वो डिजीज थी और इसकी नानी में भी वो डिजीज थी। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का पेडिग्री चार्ट है। एक होता है ऑटोसोमल रिसेसिव, जैसे सिकल सेल एनीमिया। ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स में आप क्या देखते हैं कि ऑफस्प्रिंग में अगर आपको डिजीज मिल रही है तो चांसेस है कि पेरेंट्स में वो डिजीज ना हो, फिर भी आपको ऑफस्प्रिंग में वो मिल जाए। ये किस में पॉसिबल है, सिर्फ रिसेसिव में, दैट अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मे हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स। समझ रहे हो, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मे हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स। चलिए देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले क्या हुआ कि ये फादर और मदर जो है, सबसे ऊपर जो है स्क्वायर एंड सर्कल, इन्होंने मीटिंग किया, मीटिंग किया तो इनके कितने बच्चे हुए देख लो, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हुए इनके। ठीक है, 1 2 3 4 लड़के हुए और एक लड़की हुई। ठीक है, नहीं नहीं, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं, जिसमें से 1 2 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो 3 लड़के हैं इसमें से एक लड़के को ये सिकल सेल एनीमिया था।
ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। और एक लड़की को सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, तो और दूसरी लड़की जो अनअफेक्टेड थी, जिसको कोई बीमारी नहीं थी, ठीक है, उसने क्या किया, अपने मैरिज किया उसने, उसके और उसके हस्बैंड दोनों को ये डिसऑर्डर नहीं था, पर उनके जब 3 बच्चे पैदा हुए, उन तीनों में से एक बच्चे को सिकल सेल एनीमिया था, जबकि उस बच्चे की मम्मी में तो नहीं था ये, उस बच्चे की मम्मी में तो नहीं था सिकल सेल एनीमिया का कुछ भी, ठीक है, पर बच्चे में आ गया। ऐसे ही आप सबसे ऊपर वाले में देखो, जब एक मेल और एक फीमेल ने जब मेट किया, तो उनके जो ये 5 बच्चे हुए थे, ठीक है, 5-4 बच्चे जितने भी हुए थे इनके, तो उसमें से 2 बच्चों को जो है सिकल सेल एनीमिया निकला, पर दोनों ही पेरेंट्स को सिकल सेल एनीमिया नहीं था, ठीक है? तो मतलब इसमें जो ऑफस्प्रिंग हो रहा है, अगर वो अफेक्टेड है, तो चांसेस हैं, कभी-कभी हो जाते हैं कि पेरेंट्स को कुछ बीमारी-विमारी नहीं है, फिर भी बच्चों को हो गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। And this type of disorder in which if the offsprings are affected, then for sure one parent should be affected. This type of disorder is autosomal dominant disorder. Clear? ये था आपका पेडिग्री एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या क्या आपको समझना है वो देख लेते हैं, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है बेसिकली होता है, जैसे क्रिमिनल साइंस, फोरेंसिक साइंस, इसमें बहुत यूज होता है। मर्डर केसेस को सॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज करते हैं, और बच्चे का जो फादर है उसका प्रूफ देने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज करते हैं। टेक्निक ये बनाई थी एलेक जेफरी ने सबसे पहले, और इन्होंने यूज किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सारा नॉलेज, एलेक जेफरी ने, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमको समझ में आया था कि इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 99.9% ऑफ द बेस पेयर सीक्वेंस विल बी सेम इन ऑल इंडिविजुअल्स। हर एक ह्यूमन बीइंग में 99.9% ऑफ बेस पेयर सीक्वेंसेस आर सेम। कितना बचा? ओनली 0.1% ऑफ बेस पेयर सीक्वेंस इज डिफरेंट इन एवरी इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ 0.1% बेस पेयर सीक्वेंस जो है वही डिफरेंट होता है। ओनली 0.1% of base pair sequence is different in all the human beings. 99.9% is same according to the Human Genome Project. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को है हम यूज करते हैं जैसे एक पर्सन की आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसका फादर कौन है उसके लिए, क्रिमिनल केसेस के लिए, और मैटरनिटी इश्यूज के लिए भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, कि बच्चे का बाप कौन है, ये क्या है, वो है, ये सब, इन सब चीजों के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है। होता क्या है इसमें? सबसे पहले हम क्या करते हैं इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, क्योंकि हमको पता है 99.9% तो सेम है सबका बेस पेयर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है डीएनए के लिए जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस या जेल सेपरेशन टेक्निक, ठीक है, जेल सेपरेशन टेक्निक हम यूज करते हैं। इस टेक्निक को यूज करने के बाद हमको क्या मिलती है? 2 पीक्स मिलती हैं। एक पीक होती है बहुत बड़ी जिसको हम बल्क बोल देते हैं, और एक पीक होती है बहुत छोटी जिसको हम सैटेलाइट डीएनए बोल देते हैं या रेपिटेटिव डीएनए बोल देते हैं। ये जो बल्क है दिस इज द 99.9% जो सेम होता है, एंड दिस इज द 0.1% जो डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। दिस इज द सीक्वेंस व्हिच विल बी डिफरेंट, ठीक है। अब हमको इसी सीक्वेंस से काम, ठीक। सैटेलाइट डीएनए को हम किस बेसिस पे बताते हैं कि ये डिफरेंट होता है, ये क्या डिफरेंट होता है इस सैटेलाइट डीएनए में, वो देख लेते हैं। इन दी सैटेलाइट डीएनए, हम लोग इस सैटेलाइट डीएनए को एक्चुअल में 2 फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मिनी सैटेलाइट, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया इसको मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट में? बिकॉज दिस सैटेलाइट डीएनए हैव डिफरेंट प्यूरिन्स एंड pyrimidines रेशो, एटीसीजी, इसकी जो रेशो होती है वो अलग अलग होती है। दूसरी चीज, जो लेंथ होती है सीक्वेंस की, जो सीक्वेंस रिपीट हो, जो अलग सीक्वेंस है, जो डिफरेंट सीक्वेंस है, उसकी जो लेंथ होती है, उसके डिफरेंस की वजह से हमने इसको ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तीसरी चीज, कितनी सीक्वेंस है जो कि रिपीट हो रही है, ठीक है, हाउ मेनी
टाइम्स दैट सीक्वेंस इज रिपीटेड। मान लीजिए कोई एक ये सीक्वेंस थी, इसमें है AGC, इस सीक्वेंस में ये जो AGC है वो 10 बार आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स द सीक्वेंस इज रिपीटेड, उस बेसिस पे भी हमने सेट डीएनए को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। किन बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है सैटेलाइट डीएनए को? प्यूरिन और pyrimidine के रेशो पे, कितने टाइम वो जो सीक्वेंस है वो रिपीट हो रही है उस बेसिस पे, और कितना सीक्वेंस का लेंथ है उस बेसिस पे हमने इसको दो पार्ट्स में या दो टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है, क्या है वो? मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट जो होती है उसको हम एक और नाम से बुला लेते हैं, दैट इज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, VNTR। ठीक है, और जो माइक्रो सैटेलाइट होती है उसको हम एक और नाम से बुला देते हैं, जैसे कि सिंगल सीक्वेंस रिपीट्स या शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ठीक है, सिंगल सीक्वेंस रिपीट या शॉर्ट टैंडम रिपीट, ये हम बुला देते हैं माइक्रो सैटेलाइट को, और मिनी सैटेलाइट को हम वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने सैट डीएनए को डिवाइड किया हुआ है। कितना डीएनए है जो अलग है हर इंडिविजुअल में? ओनली 0.1%। कौन सा डीएनए है जो अलग है? सैट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए कितने टाइप्स के होते हैं? मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हमने डिफरेंशिएट किया है? प्यूरिन पिरामिडिन की रेशो से, सीक्वेंस की लेंथ से, रिपीटेटिव सीक्वेंस की लेंथ से, और कितने टाइम वो सीक्वेंस रिपीट हो रही है उससे। कितने टाइप्स की है सैट डीएनए? मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट को क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, VNTRs। एंड माइक्रो सैटेलाइट को क्या बोल रहे हैं? SSR और STR। ठीक है, शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट और शॉर्ट टैंडम रिपीट, कुछ भी बोल दो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक्चुअल में हो क्या रहा है। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमको जो भी सैंपल है हमारे पास, मान लो हमारे पास है ब्लड सैंपल, ठीक है, तो ब्लड सैंपल अगर हमारे पास है, हमको उस ब्लड सैंपल में से डीएनए को अलग करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमको इस डीएनए को बहुत सारी सेगमेंट्स में ब्रेक करना होता है। इस डीएनए को हमको बहुत सारी सेगमेंट्स में ब्रेक करना होता है। तो वी हैव टू डाइजेस्ट दिस डीएनए। डाइजेशन ऑफ डीएनए इज द सेकंड स्टेप। किसके थ्रू होगा ये डाइजेशन? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, थर्ड स्टेप जो होता है वो इसमें क्या होता है कि हमको ये जो टुकड़े हैं डीएनए के, इनको जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के थ्रू, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के थ्रू हमको इन टुकड़ों को इनके लेंथ और वेट के हिसाब से सेपरेट करना होता है। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। ठीक है, ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या होता है इसमें कि हमको इस सेपरेटेड डीएनए को ट्रांसफर करना होता है। वी हैव टू ट्रांसफर दिस separated DNA on a more reliable and stable synthetic membrane, example on nitrocellulose membrane। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने डीएनए को आइसोलेट कर दिया। ठीक है, डीएनए को आइसोलेट कर दिया। डीएनए आइसोलेशन के बाद उसको बहुत सारे टुकड़ों में हमने तोड़ दिया, डाइजेशन कर दिया, या उसको डीएनए को हमने ब्रेक कर दिया। इसके थ्रू? एंडोन्यूक्लियसिस के थ्रू। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया? इन टुकड़ों को सेपरेट कर दिया उनके वेट के हिसाब से विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के थ्रू इस तरह से पूरा बैंड्स बन जाता है वेट के हिसाब से डीएनए का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? हमने इस डीएनए को ट्रांसफर, क्योंकि ये जो जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस पे हमारे पास आते हैं ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, तो इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए हमको इनको ट्रांसफर करना पड़ता है टू अ मोर रिलायबल एंड स्टेबल मेम्ब्रेन, जैसे कि ऑन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, इट इज अ सिंथेटिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और नाइलोन, किसी भी हम यहाँ नाइलोन किसी भी मेम्ब्रेन पे हम इस डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा स्टेप था? फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अबाउट हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम ये जो सैटेलाइट डीएनए हमने देखा वीएनटीआर, ठीक है? तो ये जो माइक्रो सैटेलाइट वीएनटीआर हमने देखा, उस वीएनटीआर को हमको करना होता है रेडियो लेबल, ताकि वो दूर से ही चमके, ठीक है? रेडियो लेबल कर दो वो वीएनटीआर्स को जो आपको दिख रहे हैं। वीएनटीआर्स तो हमको पता ही है कौन से डीएनए में कहाँ पे प्रेजेंट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सब समझ में आ गया हमको, ठीक है? तो अब ये जो सेपरेटेड डीएनए है जिनको हमने इस नायलॉन की मेम्ब्रेन पे, क्योंकि वो स्टेबल थी बस इसलिए हमने इसको ट्रांसफर किया है नायलॉन की मेम्ब्रेन पे। उसके बाद में ठीक है हमको दिख रहा है ये वीएनटीआर है, उस वीएनटीआर को रेडियो लेबल कर दो जिससे वो दूर से ही चमके, ठीक है? रेडियो लेबल कर दिया हमने वीएनटीआर को, ठीक है? अब हमको समझ में आ रहा है इस डीएनए के सेगमेंट पे इतने इतने वीएनटीआर या इतने इतने सैटेलाइट डीएनए हैं या सैटेलाइट सेगमेंट्स हैं डीएनए के, ठीक है? लास्ट स्टेप होता है इसका, सिक्स्थ स्टेप फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दैट इज द डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। हमने रेडियो लेबल कर दिया वीएनटीआर को। अब इस रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर को हमको डिटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? हमें इस रेडियो लेबल डीएनए को डिटेक्ट करना पड़ेगा बाय व्हाट? बाय अ प्रोसेस नोन एज ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे और हमको पता चल जाएगा कि कौन सा जो सैटेलाइट डीएनए है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है? किस तरह के आपको बैंड्स मिलेंगे इसमें? इसमें आपको कुछ इस तरीके से बैंड्स मिलते हैं, ठीक है? मान लो ये है, सारे क्रोमोसोम का करते हैं, जितने भी क्रोमोसोम है ना, उन सबका करते हैं। मान लो ये है क्रोमोसोम 1 और ये है क्रोमोसोम 1, तो क्रोमोसोम 1 में आपको बैंड्स मिल रहे हैं, मान लो इतने। दिस इज क्रोमोसोम 1, ठीक है? ये होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम के, एक पेरेंटल, एक पैटर्नल होता है, एक मैटरनल होता है, ठीक है? तो इस पे आपको मिल रहे हैं मान लो 1 2 3 4 5 6 6 बैंड्स मिल रहे हैं, ठीक है? और दूसरे वाले पे आपको मिल रहे हैं क्रोमोसोम 1 पे 1 2 3 बैंड्स मिल रहे हैं, ठीक है? इस तरह से सारे क्रोमोसोम के सारे होमोलोगस पेयर्स जो हैं उन सब पे हम देखेंगे हमको कितना वीएनटीआर मिल रहा है, ठीक है? हमको कितना वीएनटीआर मिल रहा है और हर एक इंडिविजुअल का फिर ऐसे हम एक कॉपी बनाएंगे, हर एक इंडिविजुअल का ये डाटा कलेक्ट करेंगे हम, ठीक है? अब देखते हैं इसमें होता क्या है। सी, मान लो आपको मैं आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ही बताती हूँ, वो ज्यादा इजी होगा आपके लिए समझना। गिव मी अ मिनट। ये जो आपके एनसीईआरटी में है डायग्राम, उसके हेल्प से हम लोग समझते हैं, ठीक है? देखिए, ये आपको ऊपर दिखाया हुआ है दो इंडिविजुअल, ठीक है? ये मान लो जो इंडिविजुअल सी है ये वो है जो बेचारा मर गया, कोई क्रिमिनल सीन हुआ है, कुछ भी हुआ मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, और ये जो सी इंडिविजुअल है ये मरा हुआ है, ठीक है? उस सी इंडिविजुअल के हमने क्या है, सबसे पहले तो इस सी इंडिविजुअल के हमने सारे के सारे वीएनटीआर निकाल दिए, सारे क्रोमोसोम, ठीक है? तो ये मान लीजिए हमारे पास है क्रोमोसोम 7 2 एंड 16 का, ठीक है? क्रोमोसोम 7 पे हमको देख लो ये कितने बैंड्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बैंड्स मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस 11 बैंड्स को यहाँ पे सीक्वेंस जो लगी होती है साइड में, 12 11 10 9 8 ऐसे 1 तक, तो उस सीक्वेंस के आगे इस बैंड को हम लगा देंगे कि हमको इंडिविजुअल सी में सबसे पहले मिले 11 बैंड, सबसे ज्यादा है, सबसे हैवी होंगे तो सबसे ऊपर रखेंगे उसको। नीचे नीचे आते जाओ, फिर कितने कितने मिल रहे हैं आपको। फिर क्रोमोसोम 7 पे आपको दूसरा जो मिल रहा है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 बैंड्स मिल रहे हैं, तो इसको 9 के सामने रख दो, ठीक है? सीक्वेंस में 9 के सामने। इस तरह से सारे क्रोमोसोम पे जितने भी वीएनटीआर है, उनको इस सीक्वेंस के हिसाब से उसके सामने आप अरेंज करवा दोगे। ये हो गया इंडिविजुअल सी का जो मरा था, ठीक है? ओके, तो ये है हमारे पास 2 सस्पेक्ट दैट इज़ इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी। इन पे शक है हमें, ठीक है? शक है तो ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा दो। जैसे इंडिविजुअल सी का करवाया था हर एक क्रोमोसोम का, तो मान लो हमने इंडिविजुअल सी का चूज़ किया क्रोमोसोम नंबर 7, 2 एंड 16, तो इसमें भी इंडिविजुअल ए और बी में हम चूज़ करेंगे क्रोमोसोम 7, 2, 16, 7, 2, 16, सेम क्रोमोसोम हमने चूज़ किया, ठीक है? तो अब हम उसी क्रोमोसोम पे, सेम क्रोमोसोम पे अब हम देखते हैं वीएनटीआर्स कितने हैं इनके पास, ठीक है? या कितने हमको बैंड्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इंडिविजुअल, डायरेक्ट हम बी पे ही आते हैं, ठीक है? इंडिविजुअल बी में आप देखिए क्रोमोसोम 7 पे आपको दिख रहे हैं कितने, ऊपर आपको 11 दिख रहे हैं और नीचे वाले पे आपको दिख रहे हैं 8, 7 सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 मिल रहे हैं नीचे, ठीक है? तो ये आपको जो मिल रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे बना दो इंडिविजुअल बी वाली साइड पे। ठीक, क्रोमोसोम 2 पे आपको कितना मिल रहा है? क्रोमोसोम 2 पे मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बैंड्स ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बैंड्स नीचे। तो 8 और 7 बैंड्स आपको किसमें मिल रहे हैं? क्रोमोसोम नंबर 2 पे मिल रहे हैं, ठीक है? साथ ही साथ आप बना दो इसमें क्रोमोसोम नंबर 16 पे कितना मिल रहा है, ठीक है? तो उस तरह से आप क्रोमोसोम 7, 2 और 16 का इंडिविजुअल बी का और क्रोमोसोम 7, 2 और 16 इंडिविजुअल सी का मैच करो। मैच करोगे तो आपको समझ में आएगा भाई ये तो सेम है, ठीक है? सेम निकला मतलब जो मरा था, ठीक है? जो मरा था या मान लो ये जो इंडिविजुअल सी है, ये मान लो ये सस्पेक्ट है। जैसे होता है ना कि भाई ये बच्चा है, किसका बच्चा है? कौन है इसका बाप? ठीक है? तो वो ज़्यादा ईज़ी होगा आपके लिए समझना, ठीक है? तो इंडिविजुअल सी है मान लो मोनू, ठीक है? तो मोनू है, मोनू के पापा का पता करना है हमको, मोनू के पापा कौन है? मोनू के पापा इंडिविजुअल ए है या इंडिविजुअल बी है, ठीक है? तो मोनू के हमने देख लिया सारे के सारे, जितना भी था उसका, ठीक है? जितना भी उसका सीक्वेंस था वो सारा है अपने पास। जितने भी वीएनटीआर्स थे उनके रिपीट्स का सब सीक्वेंस है अपने पास। कोई भी क्रोमोसोम चूज़ कर लो, 7 टू 16 चूज़ कर लो, ठीक है? और ऐसे ही जो इंडिविजुअल बी है जो सस्पेक्ट है, उसका क्रोमोसोम 7, 2 और 16 चूज़ कर लो। दोनों के बैंड्स जो हैं, उनका जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है? ये नंबरिंग पे मत जाना, ये नंबरिंग ना उल्टी-सीधी सी लिख रखी है थोड़ी-सी, ठीक है? तो ये देख सकते हो आप, ऐसे ही मैच कर लो। ये बैंड का जो जो लोकेशन है, ये बिल्कुल सेम है इंडिविजुअल सी और बी का, देख रहे हो? एकदम सेम है, एकदम सेम है तो ठीक है, पता चल गया भाई मोनू के पापा हैं इंडिविजुअल बी। क्योंकि इंडिविजुअल ए का जो वीएनटीआर का लोकेशन था वो तो बिल्कुल ही अलग था। मोनो से बिल्कुल अलग था इंडिविजुअल ए का वीएनटीआर, तो वो तो हो नहीं सकता। इंडिविजुअल बी जो दूसरा सस्पेक्ट था उसको पता चला कि मोनू के पापा हैं इंडिविजुअल बी, ठीक है? इसी तरह से जैसे जो क्राइम सीन्स होते हैं, उस क्राइम सीन में जैसे क्या छूट जाता है कभी-कभी, कभी कोई बाल, ठीक है? या कोई कोई भी टिश्यू या ब्लड सैंपल वहाँ से इकट्ठा करके इस तरह से हम लोग फिंगर प्रिंटिंग के थ्रू पता कराते हैं कि क्रिमिनल कौन था, ठीक है? मान लो आपको जो साइट है जहाँ पे ये मान लो इंडिविजुअल सी है, ये कोई डेड बॉडी है, ठीक है? वो आपको किसी साइट से मिली है, मान लो किसी बिल्डिंग में मिली है, ठीक है? ये डेड बॉडी। अब किसी ने इसका मर्डर किया है, ठीक है? मर्डर किया है तो आस-पास कोई ना कोई सबूत तो पक्का छूटा होगा, ठीक है? उस जो क्रिमिनल है उसका बाल कोई ना कोई, उस क्रिमिनल का कोई भी कटा हुआ टिश्यू, हो सकता है उसको भी लग गई हो मारते हुए, ठीक है? और हो सकता है उस इंडिविजुअल जो मर्डरर है, जो क्रिमिनल है, उसका आपको कोई ब्लड सैंपल आस-पास मिल जाए, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है, सबसे बढ़िया तो बाल के सैंपल मिल जाते हैं, ठीक है? तो उससे भी जो है हम पता लगा सकते हैं कि भाई जो वहाँ पे साइट सीन पे जो क्रिमिनल था, वो कौन था? उसके बाल का सैंपल लो, उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करवाओ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाओ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा के बैंड्स बनवाओ, बैंड्स बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई ये तो यही है, ठीक है? तो क्रिमिनल साइंस में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत बड़ा रोल है, ओके? So this was all about pedigree analysis and DNA fingerprinting. Now it's your turn to complete your notes and all. ठीक है? सारे notes वगैरह complete कर लो आपके जितना भी है जो दिसंबर एग्जाम में आ रहा है आपके, ठीक है? The syllabus is completed for December exam. Okay? Start preparing the exercise questions. Okay? Start solving them manually.
स्टार्ट प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज क्वेश्चन, अपने आप सॉल्व करना स्टार्ट करो आप, ठीक। एंड ऑल्सो डायग्राम्स तो हैं, 12th क्लास 11th क्लास डायग्राम के बिना तो बायोलॉजी पढ़ी नहीं जाती है, ठीक है। साथ साथ में डायग्राम प्रैक्टिस करते रहो, बनाते रहो, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, ठीक है। So this was all. Thank you. If you have any doubt, you can ask me anytime.